सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द एडवर्स जर्नी। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर हमारे IMA CET का एग्ज़ाम आने वाला है, 24 मई को एग्ज़ाम है और भी हमारे काफ़ी एग्ज़ाम हैं, ठीक है। उनके अंदर हमारे को केमिस्ट्री अपना ND नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए हमारे को टॉपिक एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम करवा दो, जो उसके मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टार्ट करने से सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस में हम लोग चीज़ पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। सेकंड चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ी हैंड राइटिंग से कोऑपरेट करना, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके से कहते हैं जो कि कंप्लीट डिसोशिएट, या सिंपल कहूँगा डिसोशिएट इनटू आइंस, जो कि आइंस में टूट जाए, ठीक है। और जो नहीं टूटेगा, नॉट डिसोशिएट, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल सी भाषा में। अब यहाँ पे हमारे पास अखिलेश एक सवाल आ जाता है कि डिसोशिएट भी दो तरह से होगा, या वो कंप्लीटली होगा या कैसा होगा, पार्शली होगा, ठीक है। यदि वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, ऑन दैट टाइम हम लोग अल्फा की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा? 1। अल्फ़ा शायद मैंने जब सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने अल्फ़ा बताया था, इसको बोलते हैं DOD। नॉर्मल लिख रहा हूँ, DOD का मतलब डिसोसिएशन के बारे में बात करता है, और इसको पूरा लिखने की बात करूँ तो डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन की बात करते हैं। यदि वो कंप्लीटली अगर डिसोशिएट हो जाता है, ऑन दैट टाइम वी कैन जस्ट पुट आउट द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। एंड जब वो हमारे पास हाफ टूटेगा, आधा टूटेगा, ऑन दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो अल्फ़ा की वैल्यू लाइक करती है वो 0 और 1 के बीच में लाइक करती है। कह सकता हूँ 0 इज अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये मेरे पास वैल्यू आएगी ऑन दैट टाइम, ठीक है। एक और चीज़ इसमें बात ध्यान रखनी है, अक्षत हमारे पास जो पार्शली रहेंगे बेटा, पार्शली रहेंगे उनको हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और बेटा जो हमारे पास कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आराम से एंड तक, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, बहुत चीज़ें सीखने को आपको यहाँ से मिलेंगी। इज़ इट क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूँ जो डिसोशिएट नहीं होते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना, जो डिसोशिएट नहीं होंगे उनको हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 0। जैसे हम बात करते हैं यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है। जो डिसोशिएट नहीं होंगे, फ्रक्टोज, उनकी हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होती है? 0 होती है। यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी? अब मैं आगे बात कर लेता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। फिर से लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। एक चीज़ ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग कौन कौन से आते हैं? दैट इज़ H2SO4, HClO4, HClO3, HNO3, HCl, HBr, HI and all types of salts। ध्यान रखना, ये जो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर, हमारे पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। अगले से बेटा ध्यान रखना, हमारे पास जो होते हैं HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ये ऑक्सी एसिड ऑफ द क्लोरीन। इसमें से बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं वो लास्ट के 2 होंगे, इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और ये जो मेरे पास पहले 2 हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक एसिड में काउंट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस में मेरे पास ऑल अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स एंड BaOH ट्वाइस। ध्यान रखना, जितने भी अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होंगे वो किस में आते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस में। और एक लेते हैं हम अल्कलाइन का BaOH ट्वाइस।
अब सिंपल सा स्ट्रॉन्ग बेस में यदि अल्कली मेटल लिए हैं तो ऑटोमेटिक वीक बेस में क्या होंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल के। ये वाली बात सारे नोट कर लिया। अब हम चल रहे हैं आगे। हमने स्ट्रॉन्ग बेस की बात किया, मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। वीक इलेक्ट्रोलाइट में बात करेंगे वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ phosphorus and all organic carboxylic acid। आराम से नोट्स बनाना एक एक चीज़ का। इसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड H3BO3 और जो मैंने पीछे लिखा था HClO2 एंड HClO। और हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है H2SO4 और वीक एसिड में आ जाएगा H2SO3। ठीक है, एक आ जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा क्या, HF। ध्यान रखना ये भी एक और चीज़, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट हाइड्रोजन फ्लोराइड मेरे पास क्या रहता है, वीक एसिड। इस बात का ध्यान रखना। और पीछे हमने वीक एसिड में क्या पढ़ा, ऑल अल्कली मेटल्स। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, यही पढ़ा। और इसके बाद वहाँ हमने BaOH ट्वाइस ले लिया था, तो हम यहाँ एक्सेप्ट लिख देते हैं, एक्सेप्ट BaOH ट्वाइस और AlOH ट्वाइस। इन दोनों को छोड़ के ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या रहेंगे, वीक बेस में काउंट होंगे। इसके बाद ऑल ऑर्गेनिक बेसिस। ठीक है जी। और डी ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड्स। इज इट क्लियर? अब हम चल रहे आगे। ध्यान रखना एक और चीज़, हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास आता है बेटा किसके ऊपर आता है, पीएच के ऊपर। पर उससे पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली हैं, वो है हमारे पास अर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। एक चीज़ ध्यान रखना, अर्हेनियस एसिड में के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, और बात करेंगे अर्हेनियस बेस के बारे में। फिर से बात करो अर्हेनियस एसिड के बारे में और अर्हेनियस बेस के बारे में। इन द केस ऑफ द अर्हेनियस एसिड वी कैन जस्ट डोनेट द H पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डोनेट द OH नेगेटिव। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। ये साथ में जरूर लिख लेना, एक्वस सॉल्यूशन। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मेरे पास HX H2SO4 H3PO4 ये मेरे पास के एग्जाम्पल हैं किसके, अर्हेनियस एसिड के। और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेटल OH, मेटल OH ट्वाइस हो जाएगा, मेटल OH थ्राइस हो जाएगा। यहाँ आप लोग NaOH भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर? यहाँ तक ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिखने वाली हूँ ध्यान रखना, डोनेट द H पॉजिटिव एंड डोनेट द OH नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब हम चलें आगे। नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी के अंदर क्या करते हैं, H पॉजिटिव डोनर in the case of acid and in the case of the base H positive acceptor। यहाँ पे ध्यान रखना, पीछे अर्हेनियस में क्या कर रहा था, H पॉजिटिव डोनेट कर रहा था और OH नेगेटिव डोनेट कर रहा था। बट इन द केस ऑफ द ब्रॉन्स्टेड क्या कह रहा है, H पॉजिटिव ही डोनेट कर रहा है और H पॉजिटिव ही क्या कर रहा है,
एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग कंजुगेट बेस और एसिड में भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। इज इट क्लियर? अगर मान लो मेरे पास HCl है, HX की बात कर लो, एक ही बात है, क्योंकि X को डिनोट करते हैं हम लोग इससे हैलोजन से। अगर ये दे देगा मेरे पास H पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, तो यहाँ से भी H पॉजिटिव दे दिया, तो उसके पास क्या बचेगा? क्लोरीन नेगेटिव और कह सकते हैं X नेगेटिव। सेम यहाँ की बात करें तो HCO3 नेगेटिव है, यदि ये H पॉजिटिव ले लेता है तो ये क्या बन जाएगा? H2CO3। अगर HO नेगेटिव की बात करें, अगर ये H पॉजिटिव ले लेगा तो ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा? H2O। ये मेरे पास कुछ एग्जांपल। इज इट क्लियर? अब हम चल रहे हैं आगे, लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी मेरे पास क्या बोलती है? सबसे पहले बात करेंगे लुईस एसिड के बारे में, सेकंड बात कर रहे हैं लुईस बेस के बारे में, ठीक है। लुईस एसिड में हमारे पास ध्यान रखना लॉन पेयर एक्सेप्टर कहते हैं इसे, और लुईस बेस को कहते हैं लॉन पेयर डोनर। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लुईस एसिड एंड किसके बारे में बात कर रहे हैं? लुईस बेस के बारे में। लुईस बेस का जो हमारे पास एग्जाम्पल रहता है दैट्स X नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH3, ये मेरे पास हो जाएगा H2O, ठीक है। और लुईस एसिड की बात करें तो वहाँ हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं किसका? H पॉजिटिव, CO2, SF4, PF5, PCl5, ACl3, ठीक है, FCl3 एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बात सिंपल वही बता दी कि लुईस एसिड किसको बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग लॉन पेयर एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, और लुईस बेस में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लॉन पेयर डोनर की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर यहाँ पर? ठीक है। अब थोड़ा सा शायद हमने क्लास में भी एक बार पढ़ा था, अक्षित क्लास में पढ़ा था कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी के बारे में, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। ध्यान रखना उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब बेस हमारे पास बेटा H पॉजिटिव ले लेगा तो वो क्या बन जाएगा? कंजुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। सपोजड एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं NO3 नेगेटिव, जब मेरे पास H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? मेरे पास HNO3 हो जाएगा। सेम लेके जब मैं दूसरी तरफ क्या पढ़ा था, जब वो H पॉजिटिव दे देगा, ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है? H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बोलेगा? H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, ठीक है जी। जब डोनेट करेगा, मान लो मेरे पास HNO3 है तो ये मेरे पास H पॉजिटिव डोनेट कर देगा तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा? NO3 नेगेटिव बन जाएगा। इसके बारे में बात की थी। एक और हमने बात की थी रिगार्डिंग द एम्फोटेरिक, जो शायद आपने 10th क्लासेस में भी पढ़ते हो। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं? जो कि बिहेव करते हैं किसकी तरह से? एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सी भाषा में कहूँ तो H पॉजिटिव डोनर एज वेल एज H पॉजिटिव एक्सेप्टर। और जहाँ पर H पॉजिटिव डोनर और H पॉजिटिव एक्सेप्टर की बात की थी हमने, वो किसमें बात की थी? ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी में बात की थी। तो मैं एम्फोटेरिक को एक और भाषा में क्या कह सकता हूँ अक्षय? इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये रिलेट करता है किसके साथ? ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। इसमें भी एग्जांपल लेके चलना तो HCO3 नेगेटिव ले ले। अगले जब मैं इसमें H पॉजिटिव डाल दूंगा बेटा तो ये कितना बन जाएगा? H2CO3 बन जाएगा। और जब ये H पॉजिटिव अपने पास दे देगा कितना बन जाएगा? CO3 नेगेटिव बन जाएगा। यही है मेरे पास कंजुगेट एसिड हो गया, कंजुगेट बेस हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्फोटेरिक। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। जो मेन आपका इसका न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो आते हैं पीएच के रिगार्डिंग। पीएच के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीएच क्या होता है, ठीक है। हमने क्लासेस में पीएच के बारे में मैक्सिमम पढ़ा है। आज सब हम बात करेंगे पीएच कैलकुलेशंस के बारे में। पीएच कैलकुलेशन में ध्यान रखना, पीएच को हम लोग कैसे लिखते हैं? माइनस लॉगरिथम ऑफ द बेस 10। H पॉजिटिव भी लिखते हैं और क्लास में से मैंने बताया होगा log 10 H3O पॉजिटिव भी लिखते हैं। इज इट क्लियर? जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन की बात करें, एक चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा,
एच और पी एसिड और बेस इसकी जो हमारे पास होती है टोटल कितना होता है 14, ठीक है। ध्यान रखना एट द 25 डिग्री सेल्सियस, और पी एच ओ एच 12 होता है एट 90 डिग्री सेल्सियस, इस बात का भी ध्यान रखना। तो बच्चों हम लोग ये कर रहे थे यहाँ पर कि पी एच और ओ एच जो हमारे पास वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है स्केल के अंदर 14 रहती है, बट एट द 25 डिग्री सेल्सियस, और जब हमारे पास 12 रहती है कब, एट द 90 डिग्री सेल्सियस। इस लाइन से हमें देखने को समझने को ये मिल रहा है कि जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास जो के डब्ल्यू वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये जो के डब्ल्यू हमारे पास, इसको अक्सर हम लोग बोला करते हैं इट्स अ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर स्केल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर स्केल, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये स्केल क्या होती चली जाती है, छोटी ही होती चली जाती है। जब पहले हमारे पास जो स्केल थी वो कितनी थी, 14 थी, जिसके अंदर हम लिख रहे थे 0 से लेके 7 तक एसिड था, 7 न्यूटन था, 7 से लेके 14 तक क्या था, बेस। जब हमारे पास एट द 90 डिग्री सेल्सियस स्केल छोटी हो जाएगी तो 0 से लेके कितना 6 तक एसिड हो जाएगा, और 6 से लेके 12 तक क्या हो जाएगा अपने पास, बेस हो जाएगा। इज इट क्लियर यहाँ तक? चले हम आगे, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब चल रहे हैं आगे, पीएच के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। हमसे पूछा गया कैलकुलेट द पीएच ऑफ द 10⁻⁻8 मोलर ऑफ द HCl। ध्यान रखना क्लास में हमने कुछ और तरीके से किया था, यहाँ पे हम किसी और तरीके से कर रहे हैं। और जो बच्चे जेईई मेंस एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना उनके ऊपर पीएच की वैल्यू आई थी, और डायरेक्ट मैं आंसर भी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ध्यान रखना हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द 10⁻⁸ मोलर ऑफ द HCl, ठीक है। मतलब हमसे यहाँ से निकालना क्या, हमने एक मिनट, हमसे पूछा गया पीएच ऑफ द 10⁻⁸ mm ऑफ द HCl। हमें निकालना है पीएच की वैल्यू। तो पीएच हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस लॉगरिथम ऑफ द बेस ऑफ द 10H3O पॉजिटिव, या फिर मैंने कहा था दैट्स अ माइनस लॉगरिथम ऑफ द बेस 10, यहाँ क्या था H पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव एक ही बात है। हम एसिड की बात कर रहे हैं निकालने के लिए, तो H पॉजिटिव मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा। मतलब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए H पॉजिटिव नेट निकालना है, ठीक है। तो H पॉजिटिव नेट निकालने के लिए हमें H पॉजिटिव कहाँ से चाहिए, फ्रॉम एसिड, और H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर। ध्यान रखना एक चीज़ बेटा, जब हमारे पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, फिर से बोल रहा हूँ, लेस देन होगी 10⁻⁻6, फिर से कह रहा हूँ ध्यान रखना यहाँ पे अखिलेश, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जब मेरे पास होगी कम 10⁻⁻6 ऑन दैट टाइम हम ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, मतलब H पॉजिटिव फ्रॉम द वाटर भी यूज़ करेंगे। बट जब मेरे पास H पॉजिटिव ग्रेटर हो जाएगा 10⁻6, मतलब 10⁻4, 3, 2 इस तरह से, और जब हमारे पास छोटा होगा मतलब 8, 9, 10 की बात करें, 7, 8, 9, 10, तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट इसी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी। मेरे पास आया H पॉजिटिव एसिड और H पॉजिटिव फ्रॉम द वाटर। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब H पॉजिटिव फ्रॉम द वाटर की बात है तो वहाँ पर H पॉजिटिव ही 10⁻⁻7 रहता है, और जो OH नेगेटिव वो भी कितना रहता है, 10⁻⁻7 ही रहता है। तो ये तो मेरे को दिया गया क्वेश्चन में 10⁻⁻8, और इसकी वैल्यू मेरे को पता है 10⁻⁻7 हो जाएगी। इज इट क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे थे, ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से मैं बात करूँ तो 10 कितना, -7 कॉमन ले लूँगा, अंदर कितना बचेगा मेरे पास 0.1, और कितना बचेगा प्लस 10 कितना आ गया -7, और कितना बन गया 1.1। ये मेरे पास आ गया H पॉजिटिव कितना नेट। और जब मैं इसको लॉगरिथम में वैल्यू पुट करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस लॉगरिथम H पॉजिटिव यही आने वाला है, तो माइनस लॉगरिथम ये मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻7 कितना आ जाएगा 1.1। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 6.9। कितनी आ जाती है 6.9। एक और चीज़ ध्यान रखना अखिलेश, जब भी हमारे को जो हमारे पास एसिड की वैल्यू है, हमें यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। जब भी H की कॉन्सेंट्रेशन, फिर से बोल रहा हूँ, H की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास लेस देन होगी 10⁻⁻6, फिर से बता रहा हूँ -7, -8, -9, -10 इस तरह से होगी, तो आंसर जो हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में रहता है वो कितना रहता है 6.9 रहता है। तो बिना देखे बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं आप, कितना 6.9। इज इट क्लियर यहाँ तक, ठीक है। ये तो हो गया जब मेरे पास वैल्यू थी कम थी H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 पर। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ गया 10⁻⁻4 आ गया मान लो,
10⁻⁴ आ गया आपके पास। तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, H पॉजिटिव निकालना है, 10⁻⁴ है। जैसे हम नेगेटिव वैल्यू लॉगरिथम ऑफ द क्या लिखते हैं, H पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस लॉग कितना आ जाएगा 10⁻⁴, और ये आगे आ जाएगा तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 4 लॉग कितना 10 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 × 1 कितना आ जाएगा 4। ये मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बट कब, फिर से बता रहा हूँ, जब मेरे पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 10⁻⁶। तो हम लोग इसको बेसिक, तब हमें वाटर के साथ में 10⁻�7 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इज इट क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हमने बात की किसके रिगार्डिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिक्सअप की बात करें। जो हमारे पास कोई पीएच सवाल हमसे मिक्स में पूछा जाए तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, केस 2, पीएच ऑफ मिक्स ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तब हम लोग पीएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहली बात, आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चलते हैं। ठीक है, और जहाँ पर हमें क्या निकालनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड में H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी, यही है। तो ऑन दैट टाइम आप फार्मूला यूज़ करते हो, H पॉजिटिव मिक्सिंग का फार्मूला जो रहता है अपने पास, दैट इज़ M1B1NF1 प्लस M2V2 N2F2, सॉरी N2 नहीं NF2, और नीचे आ जाएगा V1 प्लस V2। इज इट क्लियर? अब बात करें सेकेंड, हमारे पास अगर मेरे पास 2 स्ट्रॉन्ग बेस दिए गए, ऑन दैट टाइम फार्मूला क्या लगाएंगे, सेम फार्मूला, दैट्स M1, यहाँ आ जाएगा OH नेगेटिव मिक्स M1V1 NF1 प्लस M2V2 NF2 अपॉन कितना V1 प्लस B2 आ जाता है। इज इट क्लियर यहाँ तक? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें आपको दोनों चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलें हम आगे, इसको नोट कर लो आप सारे। क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, $50 ml of M/5 HCl plus 50 ml of M/10 H2SO4। इज इट क्लियर यहाँ तक? ऐसे कोई दिक्कत? HCl के केस में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? HCl के केस में HCl हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑटोमेटिक ये क्या आ गया मेरे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूँ। और H2SO4 भी हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब यहाँ मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ, दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बीक एसिड के बारे में, और बीक के एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, मतलब दोनों को मिक्सअप करके करते हैं। अभी क्वेश्चन एक आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, अब बात करें, मेरे को निकालना है यहाँ पर 50 ml of the M/5 of the HCl and क्या था 50 ml of the M/10 H2SO4। ठीक है, अब मेरे को चाहिए H पॉजिटिव मिक्सिंग निकालनी है। तो फॉर्मूला वही, हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखा था, M1V1 NF1 था प्लस M2V2 NF2 था अपॉन कितना था, V1 प्लस B2 था। यहाँ M क्या मेरे पास मोलरिटी की बात करें, कितना मोलर बात कर रहा है, 1/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दिया गया मेरे पास 50, पहले की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ मेरे पास कितना है, H पॉजिटिव निकलेंगे, एक H पॉजिटिव निकलेगा, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एक H पॉजिटिव, इस केस से HCl से एक H पॉजिटिव निकलेगा। दूसरी बात करें, अब आगे हम दो दूसरे H2SO4 पे, यहाँ पे मोलरिटी कितनी है, दैट्स 1/10 आ गया, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 50 है, और कितने H पॉजिटिव निकलेंगे 2, तो यहाँ आ गया। नीचे क्या लिखूँगा, V1 1 प्लस 2 V2, 50 + 50 कितना हो जाएगा मेरे पास 100 बन जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा 10 आ जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करूँगा 5 5 × 10 आ जाएगा। कह सकता हूँ मेरे पास कितना आ गया 20/100 आ गया, या आपस में कट जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 0.5। कितना बन गया 0.5, ये बन गया। ठीक है जी, अब मेरे को चाहिए पीएच की वैल्यू, यही चाहिए, 0.5 लिख लो, 2 × 2 5 1/5 लो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो पीएच कितना आता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ द H पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग, तो माइनस लॉगरिथम ऑफ द, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/5, और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये पीएच की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी 0.7। एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग मेरे लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया,
स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था और दूसरा भी क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, ठीक है, क्योंकि एक में हमने HCl लिया था, दूसरे में हमने क्या लिया था, H2SO4। अगले आप लोग मेरे को सॉल्व करके एक भेजोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 75 ml ऑफ m/2 BaOH twice प्लस 25 ml ऑफ m/1 ऑफ HCl। HCl आप लोग जानते हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये जो BaOH ट्वाइस है ये क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने कहा था ना एक एक्सेप्शनल केस में आता है, क्योंकि वहाँ भी हम अल्कली मेटल्स लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में, पर हमें एक क्या लेते हैं, एक्सेप्शन अल्कलाइन का भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बता दी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस। इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था और क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये आपको सॉल्व करके बताएंगे, और इसमें मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, ठीक है, नहीं बताया था बता देता हूँ, ठीक है। जब इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आए तो आप लोग फॉर्मूला लगाते हैं, नेगेटिव यूज़ करते हैं फॉर्मूले के अंदर, मतलब H पॉजिटिव ही यूज़ कर रहे हैं और OH नेगेटिव भी आ रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा M1V1 NF2 F1 माइनस M2V2 NF2 अपॉन V1 प्लस B2। थोड़ा सा हिंट में दे दूँ मैं, तो नीचे तो V1 B2 कितना आएगा अपने पास 100, यहाँ कितना है, मोलरिटी 1/2 अपने पास मोलर है, क्वांटिटी वॉल्यूम है 75, और अपने पास यहाँ से कितने निकलेंगे OH, तो निकलेंगे अपने पास 2, ठीक है जी, ये निकलने वाले हैं, माइनस M2 अपने पास कितना है, दैट्स 1 ही है, वॉल्यूम अपने पास कितना दिया गया, 25 दिया गया, H पॉजिटिव कितने निकलने वाले हैं, 1 निकलेगा, बस इसको सॉल्व करके जो आएगा वो निकाल लेना, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा अपने पास, 75 आ जाएगा, 75 कह सकता हूँ 75 माइनस 25 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। और यहाँ देखूँ तो कितना आ जाएगा 50, तो 50/1, ठीक है, ध्यान रखना ये मॉडुलस में होता है, मॉडुलस में, तो कह सकता हूँ मॉडुलस में अगर 1/2 तो 1/1/2 आ गया अपने पास, और इसमें लॉगरिथम की वैल्यू निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, अगर मिक्सअप में भी आएगा तो। इज़ इट क्लियर यहाँ तक, कोई समस्या, चले हम आगे, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।